अब हम लोग हल करेंगे विविध प्रश्नावली वास्तविक संख्या का है। क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में है सिद्ध करे कि दो विषम पूर्णांकों का गुणनफल अवश्य ही विषम होगा। सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है दो विषम पूर्णांक। तो हम लोग जानते हैं कि सम पूर्णांक होता है, जैसे 2m हो गया, या कोई भी संख्या है 2 से अगर उसमें गुना कर देते हैं तो सम होता है। अगर इसी में अगर +1 कर देते हैं तो विषम संख्या हो जाता है। तो मान लेते हैं कि कोई दो संख्या जैसे विषम संख्या है, जिसे लिख सकते हैं कि माना कि 2q +1 और 2q +3 एक विषम पूर्णांक है। अब इसमें जहां q घनात्मक पूर्णांक है, ये दो विषम संख्या हम लोग मान लिए। जैसे ये सम संख्या हो गया, अगर उसमें 1 जोड़ दे 3 जोड़ दे, कोई अगर विषम संख्या अगर जोड़ते हैं तो विषम संख्या हो जाता है। तो 2 गो मानना है, 2 गो अलग अलग मानना है, इसलिए एक को 1 माने दूसरा को 3 माने हैं। दोनों विषम संख्या ही है। तो विषम संख्या इसमें बता रहा है कि 2 गो विषम संख्या का गुणनफल विषम संख्या ही होगा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो 2 विषम संख्या है, इसका अगर हम लोग गुना करते हैं, जैसे 2q +1 और 2q +3 अगर गुना करते हैं तो विषम संख्या होगा, ये सिद्ध करना है। तो दोनों को अगर गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 q², q में q से गुना हुआ तो पावर जुट गया, +2q। अब इधर हो जाएगा 3 दूनी 6q, दूसरा लाइन में हो जाएगा 6q प्लस हो जाएगा 3। दोनों जोड़ेंगे तो 4q² प्लस 6 दोनों जोड़ है तो जोड़ देंगे 6 2 8q और +3। अब यहाँ इतना हो गया। इसमें कॉमन हम लोग अगर लेना चाहे इसको ले सकते हैं। इसमें अगर कॉमन तो ये दोनों में अगर ले लेते हैं 4 कॉमन अगर लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो q² प्लस 4 दूनी 8q और प्लस में 3 अलग है, इसलिए इसको अलग कर दिए। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं q जो है, इसको अगर हम लोग कोई संख्या मान लेते हैं, जैसे 4m +3, जहां लिख सकते हैं, जहां m बराबर हो जाएगा q² + 2q। कहने का मतलब अगर ये टोटल को m मान ले तो 4m +3 हुआ। 4m +3 भी विषम संख्या हुआ। ये भी विषम संख्या हुआ। ये साबित करने के लिए कहता है कि 2 विषम संख्या का गुना किए हैं। इसमें m के जगह पर कोई संख्या अगर हम रखेंगे, जैसे m के जगह पर 1 ही रखते हैं तो 4 और 3 7, तो विषम संख्या ही होता है। 2 ही रखेंगे तो 4 दूनी 8 3 11। कहने का मतलब कि 2 विषम संख्या का गुना भी जो किए, उसका जो यहाँ गुणनफल आया है वो भी विषम संख्या के ही रूप में आया है। तो हम लोग लिखेंगे कि 2 विषम संख्या का गुणनफल अगर नहीं, इसको मिटा देते हैं, इधर लिख लेंगे। इसमें लिख देंगे कि 2 विषम संख्या
का गुणनफल विषम होगा। दोनों विषम संख्या का गुना किए तो गुणनफल भी जो हुआ वो विषम संख्या के रूप में ही हो गया। यही सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 12 का था। 13 का हम लोग अब विविध प्रश्नावली, वास्तविक संख्या का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखेंगे। 13 है, सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक जो 5k + 1 के रूप का है का वर्ग भी उसी रूप का होगा। ये क्वेश्चन नंबर है 13। दिए हुए है कि 5k + 1 के रूप का होगा, मतलब सिद्ध करें कि किसी धन पूर्णांक जो 5k + 1 के रूप का है का उसका वर्ग भी उसी के रूप का होगा। इसमें हम लोग लिखेंगे हल में लिखेंगे माना कि r बराबर 5k + 1 एक घनात्मक पूर्णांक है जहां k एक पूर्णांक है। जैसे r बराबर इसको मान लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 5k + 1 पूर्णांक है, उसका वर्ग करने पर उसी का रूप का होगा। ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो इसको एक ना के बराबर r मान लिए। अब इसको वर्ग करने के लिए कहा है तो पहले वर्ग करेंगे। लिखेंगे वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इधर r है तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो r² बराबर हो जाएगा इसको पूरा का स्क्वायर 5k + 1 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर तोड़ते हैं a + b के होल स्क्वायर के बराबर के हिसाब से तो ये r² बराबर हो जाएगा a²। जैसे a² a + b का स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। उसके जगह पर इसको तोड़ना है। a² के जगह पर हो जाएगा 5k का स्क्वायर + 2 इंटू a के जगह पर 5k और b के जगह पर 1 + 1k²। अब इसको तोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 25k² प्लस 5 दूनी 10k + 1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब इसमें दो गो में हम लोग को, इसमें 25 है इसमें 10 है, तो इसमें हम अगर 5 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 25k² अब प्लस में 5 दूनी 10k + 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 टोटल को मान लेंगे m + 1। जहां लिख सकते हैं यहाँ टोटल को मान लिए कि m है, लिख सकते हैं जहां 5k² + 2k बराबर m। माना भी लिख सकते हैं इतना माना। तो इतना जब मान लिए तो हो गया 5m + 1। 5m + 1 हुआ किसी धन पूर्णांक का। जैसे अभी जो यहाँ रूप दिए हुए हैं वहां जो दिए हुए 5k + 1 अब उसी के रूप का ये भी आ गया। जैसे 5k वहां था k, उसी का वर्ग किए तो यहाँ m मान लिए हैं। ये टोटल है पूर्णांक है। ये जहाँ है इसको हम लोग पूर्णांक भी कहेंगे। इतना जो है ये पूर्णांक में है, k जो है ये सब पूर्णांक है। जहाँ m माना है ये पूर्णांक है। तो अब इसमें
लिखेंगे हम लोग, आंसर सिर्फ लिखना है, उसी रूप का आ गया तो इसमें आंसर हम लोग लिखेंगे कि किसी धन पूर्णांक 5k + 1 के रूप का है तो उसका वर्ग उसी के रूप का होगा। यही सिद्ध करना था। ये 13 का था जो सिद्ध हो गया कि धन पूर्णांक का उसका वर्ग करने पर उसी के रूप का होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे। 14 में है, क्वेश्चन नंबर है 14, वही वास्तविक संख्या विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर है इसका 14। में है, दे रहा है 14 का है कि किसी, जैसे यहाँ दिए हुए निम्नलिखित संख्या को रूढ़ है या यौगिक, इसका कारण बताएं। रूढ़ है कि यौगिक, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें 1 2 3 है, इसमें यौगिक है कि रूढ़ संख्या है, वो हम लोग को बताना है। फर्स्ट में 14 के फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दिए हुए है 7 × 11 × 13 और × 13। ये कौन संख्या है, ये हम लोग को बताना है। इसको पहले हम लोग हल करेंगे, देखेंगे कि रूढ़ी संख्या है कि यौगिक संख्या है। इसमें हम लोग को 7 एगो है, 11 एगो है, 13 दूगो है। तो 13 अगर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 7 × 11 अब +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हो गया, इसमें कॉमन ले लिए। प्लस में यहाँ प्लस है, यहाँ दिए हुए है प्लस 13 जो है, ये प्लस में 13 है, तो ये 13 में 1 कर दिए तो यहाँ हो गया। अब इसको हम लोग 13 को कॉमन लिए हुए हैं, दूने 11 7 77 1 78 हो जाएगा, 78 हो गया। अब ये हो गया 13 × 78, 13 78 में गुना करेंगे हो जाएगा 1014। 1014 यौगिक वह संख्या है जो अपने को छोड़कर दूसरे से भी विभाजित हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या वो संख्या होगा जो अपने से भी कटे और दूसरे से भी कटे, वो यौगिक संख्या होगा। और जो अपने से कटता है, एक से कटता है, तो रूढ़ संख्या होता है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या है। ये 13 के 1 का है, 13 का दूसरा देखते हैं। 14 का 1 का था, 14 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में है। दूसरा नंबर में है 14 का कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। ये कौन संख्या है, ये हम लोग को देखना है। तो इस सबसे पहले इसमें हम लोग अगर 5 है और इधर भी 5 है, दोनों तरफ 5 है, तो इसमें 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 हो जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाएगा, अब +1 इतना हो गया। इसको हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 5 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 24 6 के सब गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 108 1008 अब +1। अब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 × 109 हो गया, 1009। अभी दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 45। ये भी यौगिक
क्योंकि अपने को छोड़कर दूसरे से भी विभाजित है। यह भी यौगिक संख्या है क्योंकि अपने को छोड़कर दूसरे से भी विभाजित है। यौगिक संख्या हो गया कि दूसरा से 5 से भी कटेगा, अपने से भी कटेगा, एक से भी कटेगा। अगर दूसरे से भी कट रहा है तो यौगिक संख्या हो जाएगा। 14 का दूसरा भी यौगिक संख्या है। अब देखना है हम लोग को 14 का 3 का। 14 का तीसरा नंबर क्वेश्चन 14 का तीसरा में है 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 प्लस 7। इसको हम लोग को हल करना है। इसमें 7 तो इसमें 7 है नहीं, तो इसको हम लोग को गुना करेंगे। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं। 5 चौक 20 30 60, 60 दूनी 120, 120 प्लस 7 और 120 और 7 जोड़ेंगे तो 127। अभी देख रहे हैं 127 कोई संख्या से कटेगा कि नहीं। तो ये 127 कोई संख्या से नहीं, एक तो अपने आप से कटेगा या एक से कटेगा, दूसरा कोई संख्या से नहीं कट रहा है। ये रूढ़ संख्या हो जाएगा, रूढ़ संख्या है क्योंकि एक और अपने को छोड़कर दूसरा कोई संख्या से नहीं कट रहा है। रूढ़ है, संख्या है, लिख सकते हैं क्योंकि अपने को छोड़कर दूसरे संख्या से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। यही आंसर होगी। आज 14 का तीसरा है। अब हम लोग हल करेंगे वास्तविक संख्या विविध प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 15 का है, निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात करें। 7/80, 37/125, 19/4 पर पावर क्यू और 14,588/625 और पचमा में है 1/7। इसमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर है 15। अब 15 का पहला है दशमलव प्रसार में हम लोग को दशमलव में इसको हल निकालना है। दशमलव में तो इसमें दिए हुए क्वेश्चन नंबर 1 में है 7/80, तो इसमें हम लोग को भाग लगा देना है 7 में 80 से। 7 है, 80 से भाग लगाएंगे, 80 से नहीं कटेगा तो दशमलव दे के शून्य देंगे, फिर शून्य दे के शून्य, 70 है नहीं कट रहा है, फिर शून्य दे के शून्य देंगे। उसके बाद 8 बेर लगाएंगे, 8 बेर लगाएंगे तो 640 बच जाएगा 60, फिर नहीं कट रहा है, फिर शून्य, फिर लगाएंगे 7 बेर में तो 7 बेर में लगेगा 560, घट गया, ये घटेगा 0, 10 में 4, ये कट गया और फिर शून्य। अब लगाएंगे 8 × 40, 400, ये कट गया। इसका मतलब आंसर हो गया इसका। दशमलव प्रसार कह रहा है तो 0.0875 आंसर हो गया। इसको भाग लगा के सिर्फ दशमलव में है, दशमलव में आंसर हम लोग को निकाल देना है। ये 15 का है। ये 15 का दूसरा हम लोग को देखना है। दूसरा में है दिए हुए 37/125, 37/125। अब इसमें 125 से भाग देना है, 125 से है 37 में भाग देंगे 125 में तो 37 ही नहीं कटेगा, दशमलव दे के शून्य बैठाएंगे। उसके बाद 125 है, 2 बेर में 250 हो जाएगा, 250 होगा तो बच जाएगा 120, ये भी नहीं कटेगा, एगो शून्य और बिठाएंगे। उसके बाद लगेगा 9 बेर,
9 बार में हो जाएगा 1125। 1125 हो गया तो बच गया 75। अभी भी नहीं कट रहा है, फिर शून्य देंगे। अब लगाएंगे 6 बेर में, 6 बेर में हो जाएगा 750। घटाएंगे कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.296। अभी 3 का हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे। 3 का दशमलव प्रसार हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। 15 का 3, 15 का 3 है, इसमें दिए हुए है 19/4 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 19/4 गुने 4 गुने 4 बराबर हो जाएगा 19/4 चौके 16 चौका 64। अब 64 से भाग देंगे 19 में, 19 है, 64 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, दशमलव दे के शून्य 64 में। तो अब दशमलव दे के शून्य हुआ 190 हो गया। 2 बेर में लगाएंगे, 2 बेर में लगाएंगे तो 128 हो जाएगा, फिर कट जाएगा 62, फिर शून्य देंगे। अब इसको लगाएंगे 620 है, 64 है, 9 बेर में, 9 बार में हो जाएगा 620 है 576 है, बच जाएगा 44। अब 44 भी नहीं कटेगा, फिर 0 लगाएंगे। अब इसको हम लगाएंगे 6 बार में, 6 बार में हो जाएगा 384 है। अभी भी घटाएंगे 384 को तो 56 बेर में होगा, नहीं कटेगा, फिर शून्य लगाएंगे तो हो जाएगा। अब लगाएंगे इसको 8 बार में, 8 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 512। अब इसको घटाएंगे 512 के तो 48 होगा, अभी भी नहीं कटेगा, 0 लगाएंगे, फिर लगाएंगे 7 बेर में, 7 बेर में लगाएंगे 448। अब इसमें घटाएंगे तो ये 32 होगा, फिर नहीं कटेगा, 0 बैठाएंगे। अब लगाएंगे इसको 5 बार में तो 320, ये कट गया। इसका मतलब है आंसर हो गया इसका दशमलव प्रसार में, इसका आंसर हो जाएगा 0.29687 इसका आंसर हो जाएगा। यही दशमलव में आंसर हम लोग को देना है। ये हो गया 3 का। अब इसका 4 का देखेंगे, 15 के चौथा, 15 के चौथा में है 14,588 बटे में है 625। इसमें भी हम लोग को भाग देना है, भाग देंगे 125 से। 14,588 में 125 से भाग देंगे 625 से, 625 से भाग लगाएंगे 14,588 है, इसमें लगाएंगे 2 बेर में तो 1250 इसमें घटा देंगे तो इसका हो जाएगा 208 बच गया। अभी नहीं कटेगा तो 1 8 उतारेंगे। अब लग जाएगा 36 18 3 बार, तो 36 18 लगेगा 1875। इसमें बच गया 213, नहीं कटेगा तो 0 लगाएंगे तो 2130 हो गया। 2130 में यहाँ दशमलव दे के 0 उतारे। अब इसको हम लोग लगाएंगे 3 बार में तो फिर हो जाएगा ये 3 बार में 1875 घटाएंगे तो इसमें हो जाएगा 255। अब नहीं कटेगा तो फिर 0 लगाएंगे, तब लगाएंगे इसको 4 बार में अगर तो ये हो जाएगा 2500। 4 बार में होगा तो 2500, तो बच जाएगा 50। अब एगो 2 अंक है, एगो शून्य दे के शून्य उतारेंगे, नहीं होगा, इस पर भी नहीं कटेगा। 625 या 500 है, फिर एगो अपना मन से शून्य देंगे।
अब इसको हम लोग 8 बार में काटेंगे, ये हो जाएगा 5000, कट गया। इसका मतलब हो गया कि इसका हो गया आंसर 23.3408 आंसर हो गया इसका। ये 15 का 4 का है। अब 15 के 5 हम लोग देखेंगे। 15 के 5 में 15 का 5 में है 1/7। 1/7 का दशमलव निकालना है हम लोग को। 1/7 का दशमलव लगाएंगे तो इसमें भाग देंगे 1 में 7 से, तो नहीं कटे, दशमलव दे के शून्य देंगे, उसके बाद 1 बार लगाएंगे, 7 होगा, 3 उतरा, फिर नहीं कटेगा तो 3 शून्य देंगे, उसके बाद 7 चौक 28, 2 बच जाएगा, फिर नहीं कटेगा, फिर शून्य देंगे, फिर 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, फिर नहीं कटेगा, शून्य देंगे तो फिर हो जाएगा 7 7 49, 7 8 56, 8 बार में 56, बच गया 4, नहीं कटेगा शून्य, तो फिर लगाएंगे 7 5 35, 7 5 35, 7 5 35, तो बच गया 5, फिर 5 बचा हुआ 50 हो जाएगा, 7 7 49, फिर 1 बच गया। अब 1 से हम लोग शुरू किए थे, इसमें फिर 1 आ गया, इसका मतलब यहाँ से ये रिपीट हो रहा है। जो इसका जो है दशमलव प्रसार में 1 1 4 2 8 5 7 और फिर 1 से शुरू हो रहा है। इसमें 1 फिर वैसे हो जाएगा 1 4 2, इस तरह से कहने का मतलब कि यहाँ से रिपीट हो रहा है। फिर ये जो हो गया रिपीट हो रहा है तो ये आवर्ती हो गया। ये हम लोग को आवर्ती हो गया। आंसर तो आ रहा है लेकिन आंसर यहीं तक हम लोग लिख देंगे। ऐसे ही इसमें परमेय संख्या भी होता है और आवर्ती परमेय संख्या हो गया दशमलव प्रसार में। यहाँ तो कि यहाँ से रिपीट हो रहा है, बार बार ही रिपीट होते रहेगा। ये 15 का 5 नंबर हम लोग सॉल्व कर लिए। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखना है। 16 नंबर में है क्वेश्चन नंबर 16 में है कि सिद्ध करे कि 7 एक अपरिमेय संख्या है। दिया हुआ है सिद्ध करे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। हल में हम लोग लिखेंगे सिद्ध जब करना है तो यह अपरिमेय कह रहा है। सिद्ध करने के लिए इसको हम लोग मान ले कि जैसे अपरिमेय है तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि परिमेय संख्या है। अगर इसको परिमेय ही मान ले, जैसे यह अपरिमेय है, सिद्ध करना है, इसको हम लोग अगर परिमेय संख्या में मान ले कि माना कि √7 परिमेय संख्या है, परिमेय है चाहे परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या जब है इसका मतलब कि √7 बराबर a/b या p/q कुछ भी, जैसे बटा में p/q के रूप में होगा। जब परिमेय होगा इसका मतलब p/q के रूप में होगा, चाहे a/b के रूप में होगा। परिमेय है इसका मतलब इतना है। और जब a/b के रूप में होगा इसका मतलब a और b सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब हुआ कि दोनों का महत्तम समावर्तक 1 होगा। और जहां हम लोग लिख सकते हैं b बराबर 0 नहीं, नीचे जो है ये हर बराबर 0 नहीं होगा। 0 होगा तो मान इसका बदल जाएगा, इन्फिनिटिव होगा। इसका मतलब 0 नहीं होना चाहिए और बटा में होना चाहिए। अगर इसको परिमेय माने हैं तो ये बटा में है और यहाँ 0 नहीं है। और सहअभाज्य है कि मतलब अभाज्य संख्या है, एक दूसरे को नहीं कट रहा है, वो संख्या है। यहाँ माने हुए हैं। अगर परिमेय है
तो इतना होगा। अब जब इतना होगा, इसमें दोनों को तरफ अगर हम वर्ग करते हैं, परमेय माने हैं तब इतना होगा। अब इस दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग अगर करते हैं तो √7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a/b का स्क्वायर। अब √7 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 7 बराबर हो जाएगा a²/b²। a²/b² हो गया। अब तिरछा तिरछे में नहीं है कुछ, इसका मतलब कि 1 लिख सकते हैं। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 7b² बराबर a² हुआ। 7b² बराबर a² हुआ। इसमें इतना के बराबर हो गया 7b² बराबर a²। 7b² a² का मतलब हो गया, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। समीकरण फर्स्ट है। अब इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए और ये साबित हुआ कि जैसे 7b² a² के बराबर है। इसका मतलब है कि b² बराबर हो जाएगा b², यहाँ a² निकला। इसको हम लोग समीकरण दूसरा आगे लिखेंगे, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि b² बराबर हो जाएगा a²/7। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, उसको नहीं मान के इसको अगर मान रहे हैं। इसका मतलब है कि 7 जैसे स्क्वायर है, 7 से विभाजित हो रहा है, 7 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि 49 हो सकता है। 7 × 7 स्क्वायर का मतलब है कि 7 × 7 है, विभाजित हो रहा है। या 7 से कोई संख्या हो सकता है जो दोनों को, जैसे स्क्वायर विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ए भी विभाजित होगा। अगर ए विभाजित हो रहा है, ए विभाजित, अगर स्क्वायर अगर 7 से विभाजित है, इसका मतलब ए भी इससे विभाजित है। तो हम लोग लिखेंगे कि जहां a² 7 से विभाजित है तो a भी 7 से विभाजित होगा। जब स्क्वायर विभाजित हो रहा है 7 से, इसका मतलब कि a भी विभाजित होगा। और जब a विभाजित होगा तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि माना a बराबर 7। अब 7 के 2 से भी गुना करेंगे तो कट सकता है, 3 से भी कटेंगे या 1 से भी कटेंगे तो कट सकता है। तो कोई संख्या से अगर ये कट रहा है, हम लोग को नहीं मालूम है, तो उस संख्या को हम लोग c मान ले। कोई संख्या हो सकता है, किसी पूर्णांक संख्या होगा, यहाँ कोई पूर्णांक संख्या नहीं मालूम है, उसके जगह पर c अगर मान लेते हैं, किसी पूर्णांक के लिए c मान लिए। अब इसको हम लोग a बराबर 7c लिख सकते हैं इसको। अब इसमें a बराबर 7c आया है। इस समीकरण फर्स्ट से इसमें अगर a का मान रखेंगे तो b² बराबर है, वहाँ b² बराबर है a² के जगह पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 7c का स्क्वायर, अब बटा में 7। अब इसको हम लोग b² बराबर लिख सकते, b² बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 49c² अब बटे 7। इसका मतलब ये कट जाएगा, 7 से 49 बराबर निकल जाएगा 7c²। 7c² आ गया। इसका मतलब है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि c² बराबर b² बटे 7। अगर फिर इधर ले जाएंगे तो इधर b के नीचे में c² है, इधर ले जाएंगे तो बटा में आ जाएगा, तो c² बटे b बटे 7 हो गया। अब इसका मतलब है कि b भी जो है b² भी अगर 7 से कट रहा है,
इसका मतलब बी भी 7 से कटेगा, क्योंकि स्क्वायर भी वही गुणनखंड के हिसाब से होगा, उसी का गुणज होगा, बी स्क्वायर बी गुने बी। उसी अगर 7 कट रहा है, स्क्वायर कट रहा है, इसका मतलब वो भी कट जाएगा, बी भी कटेगा। अब हम लोग लिखेंगे इसको कि इसका मतलब है बी भी 7 से विभाजित है। अतः ए और बी को हम सहअभाज्य माने थे। ए और बी को सहअभाज्य माने थे, जो एक अपने को छोड़कर, मतलब वो अपने को छोड़कर दूसरा से नहीं कर, सहअभाज्य था, इसका मतलब दूसरा से ए और बी नहीं कटता। और जो अभी हम लोग बनाए हैं उसके हिसाब से है कि 7 से वो विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि जो हम माने थे वो मान हम लोग का मानना गलत था। अब गलत था वही लिखेंगे, जो अब माने थे जो एक और अपने को छोड़कर दूसरे से नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ ए और बी भी 7 से विभाजित हो रहा है, इसलिए हमारा मानना गलत है। गलत क्या है कि परमेय है। हम जो माने थे कि √7 परमेय है, वो मानना हम लोग का गलत हुआ कि परमेय है। इसका मतलब इसीलिए √7 माने थे जो परमेय है तो गलत हो गया, इसलिए √7 जो है ये अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया।